हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे टॉप 75 एमसीक्यू जो संपूर्ण सितंबर 2025 का करंट अफेयर के रूप में देखेंगे हम। ठीक है, जो पूरे 75 क्वेश्चन होंगे जो पूरे सितंबर माह से मिलेंगे आपको। इसके बाद जो अगला सेशन जो आएगा वो वन लाइनर का होगा, वो भी सितंबर माह का ही होगा। इससे क्या होगा कि एक टाइप तो हम देखेंगे प्रश्न उत्तर के रूप में, दूसरा टाइप देखेंगे हम वन लाइनर के रूप में। तो इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो पूरे सितंबर का करंट अफेयर हमारा रिवीजन हो जाएगा। अगर हम सोर्स की बात करें तो हमने सोर्स लिया है दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और क्रॉनिकल। ये 6 सोर्स हैं जो सभी करंट अफेयर जो हमने आपके पास जो रखा है वो यहीं से निकाले हुए हैं। आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन है आप वहां देखेंगे इन्हीं सोर्सों से बनाए हुए प्रश्नों आपके इस एग्जामिनेशन में मिलेगा। वही प्रश्न जो है आपको उस एग्जामिनेशन में मिलेगा। अभी इस सितंबर है, आगामी मंथ हमारा अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, तो जो भी मंथ होगा, जो एक मंथ समाप्त होगा और उस मंथ के पहले सप्ताह में ही एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम डेली करंट अफेयर क्यूज के रूप में कर रहे थे, वो भी हमारा चलेगा, जो कि कुछ दिनों से वो भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, इसकी वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन वो भी कल से आपका शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आइए देखते हैं हम सितंबर 2025 का टॉप 75 एमसीक्यू। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कहता है हमारा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 क्या कहता है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ आपसे मंत्रालय पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के तहत किया जाएगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन? तो यह किया जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी है, आप यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या गया, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। क्या कहा गया है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किस विशिष्ट प्रणाली का उपयोग करके किया गया है। इसमें क्या बोला है, एक प्रणाली का पूछा गया कि कौन सी प्रणाली है जिसका उपयोग करके अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहली क्षमता है। तो यह है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से इसका उपयोग करके इस अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है भारत का पहला एआई संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC किस धार्मिक स्थल पर स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित जो किया गया है ऑप्शन सी, तिरुमाल में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, तिरुमाल में। क्या किया गया है, तो भारत का पहला एआई संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ, तिरुमाल में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। तो इसका सही आंसर है गुयाना। कहाँ चुना गया है, गुयाना। तो गुयाना का राष्ट्रपति कौन है, इरफान अली, जबकि ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है इनको, इरफान अली को।
नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है इसमें कि वाणिज्य और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कौन सा विभाग है? तो वाणिज्य और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पहले आधिकारिक अनुमान के अनुसार, जो पहले अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 कौन सा वित्तीय वर्ष है? 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका सही आंसर जो है 7.97% रहा है। ठीक है, कितना रहा है? 7.97% रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेस में भूमध्यसागरीय स्पेन में वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेन में भूमध्यसागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक के रूप में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है भूमध्य सागर का तेजी से गर्म होना के रूप में इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ड्रैगन जो लावा निकालता है, आग निकालता है, गर्म निकालता है, तो इसको उसी से जोड़ दिया गया है। मतलब ये एक इंडिकेटर है नीला ड्रैगन, यानी पर्यावरण कैसे ह्रास हो रहा है वो बता रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है? AI जो है WTO में कितना प्रतिशत वृद्धि कर सकता है 2040 तक? तो ट्रिक भी बन जाएगा 40 से 40%, तो 40% तक वृद्धि कर सकता है AI। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में कब तक? तो 2040 तक। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त किया है? कौन? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने UAE के साथ, ठीक है, UAE के साथ किस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्षों में गैर कीमती वस्तुओं के व्यापार को 100 बिलियन तक पहुंचाने के व्यापार पर सहमत हुआ है दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रीय संस्थान में न्यूरो डाइवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो एक किया जाएगा राष्ट्रीय, ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो न्यूरो डाइवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो सिकंदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है इंडिया AI इम्पैक्ट यानी कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, ये जो है इंडिया AI इम्पैक्ट, अरे भाई साहब, ओके, इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है, 3 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो प्रश्न पूछा कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा सिद्धांत जो है इसमें शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है इसमें, वो आपसे पूछा गया है। बाकी 3 इसमें शामिल होगा। तो यहाँ सही आंसर जो इसका लाभ जो है शामिल नहीं है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में के जो मार्गदर्शन में 3 सिद्धांत है उसमें लाभ शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है। लोग शामिल है, ग्रह शामिल है और प्रगति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन
WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक नदी घाटियों का कितना प्रतिशत सामान्य स्थिति में था? तो इसका सही आंसर है 33.3% सामान्य स्थिति में था। कितना परसेंट? तो 33.3%। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण किस देश भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी में किया गया है। तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 66 करोड़ का अनुबंध किया है? तो ए किया है, ऑप्शन बी सही आंसर है कोराटिया। क्या है? कोराटिया टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया है। कितने करोड़ का? तो 66 करोड़ का। कौन? तो भारतीय नौसेना ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान का विषय क्या था? स्वच्छता ही सेवा जो अभियान चलाया गया है यानी कि SHS, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन सी स्वच्छोत्व। क्या है? स्वच्छोत्व। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 16वें संयुक्त कमांडो के सम्मेलन यानी कि CCC का थीम क्या था? 16वें संयुक्त कमांडो का सम्मेलन CCC का थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑप्शन बी सुधार का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। थीम था सुधार का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। क्या था? तो CCC का थीम था। तो CCC बोल तो संयुक्त कमांडो का सम्मेलन। तो कौन सा संस्करण? तो 16वां। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा के लिए किस नई आंतरिक व्यवस्था की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विनियामक समीक्षा सेल की घोषणा की है। किसने की है? तो RBI ने घोषणा किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था ऑप्शन बी है बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दूसरे राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कौन सा? तो दूसरा राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का थीम क्या था यानी कि विषय क्या था? इसका विषय था ऑप्शन सी यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या था? यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका थीम था। किसका? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है मध्य पूर्व का पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? ठीक है। पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा निर्मित करने वाला, तो किस देश में स्थापित किया गया है? तो एक किया गया है ओमान में किया गया है। कहाँ किया गया है? ओमान में किया गया है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 20। रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया यानी कि आरबीआई ने भारतीय मुद्रा पर एक नई माइक्रोसाइट किस उद्देश्य से शुरू की है? एक नई माइक्रोसाइट किस उद्देश्य से शुरू किया है आरबीआई ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक नोटों की डिजाइन और सुरक्षा सुविधा के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक नई माइक्रोसाइट शुरू किया है। ठीक है, आरबीआई ने। बीस मिनट आओ लग गया तुम्हारा 13 क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इसमें खाता है कि रॉकेट ड्रीम, क्या है? रॉकेट ड्रीम्स। ये पुस्तक है एलन मस्क, जेफ बेजोस, जो पूरा नाम है इसका, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, मस्क लिखा हुआ है, बेजोस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मस्क, बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस, यह पुस्तक का नाम है। तो इसे लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? मस्क, बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। कौन है? क्रिश्चियन डेवनपोर्ट इसका लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सिंगापुर पहुंचा है? जो एक्सरसाइज पैसिफिक रिच है, इसमें भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सिंगापुर पहुंचा है? तो इसका सही है आईएनएस निस्तार। कौन? आईएनएस निस्तार। कहाँ पहुंचा? सिंगापुर पहुंचा। किसमें भाग लेने के लिए? तो एक्सरसाइज पैसिफिक में भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 जो मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आवाज से कार्रवाई तक। थीम था आवाज से कार्रवाई तक। किसका थीम था? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम था। चलिए नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा संचालित डाइविंग स्पोर्ट प्लांट यानी कि डीएससी परियोजना के तहत तीसरे जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा संचालित डीएससी परियोजना का तीसरे जहाज का नाम क्या है? डीएससी परियोजना के तीसरे जहाज का नाम है डीएससी A-22। डीएससी A-22। अगला है असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है असम में? तो एक किया गया है गोलाघाट में। कहाँ किया गया है? गोलाघाट में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है सारथी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सारथी जो प्लेटफॉर्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सारथी है। इसका उद्देश्य पूछा है क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी है सरकारी संचार और प्रशिक्षण में हिंदी को बढ़ावा देना। सारथी का उद्देश्य क्या है? सरकारी संचार और प्रशिक्षण में हिंदी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें है हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारत सम्मेलन का विषय क्या था?
एक सम्मेलन समापन हुआ जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करना है। तो पांडुलिपियों के माध्यम से भारतीय जो ज्ञान विरासत है उसको जीवित करना, इसका क्या था? थीम था। इसका अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें संयुक्त कमांडो का सम्मेलन, 16वें संयुक्त कमांडो के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले किस संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? भारत ने फिलीपींस मुद्दे पर यानी कि 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले किस संयुक्त राष्ट्र सभा प्रस्ताव में अपना मतदान किया है? भारत ने पक्ष में भी किया है। वो क्या है? न्यूयॉर्क घोषणा में किया है। इसमें क्या है? न्यूयॉर्क घोषणा में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहता है कृषि और प्रसंस्करण, कृषि या प्रसंस्करण कहे या प्रसंस्कृत कहे दोनों सेम है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य आदि निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा का पहला बिहार कार्यालय कहाँ खोला गया? तो पहला बिहार कार्यालय पटना में खोला गया। अपेडा का पहला कार्यालय बिहार कार्यालय यानी कि बिहार में कार्यालय कहाँ खोला है? तो पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है नीति आयोग की फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स रिपोर्ट का 4था संस्करण किस संस्थान के सहयोग से जारी किया गया है? यानी कि नीति आयोग का जो 4था रिपोर्ट था वो किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? वो किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा जारी किया। क्या है? तो नीति आयोग की फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स की जो 4थी रिपोर्ट है वो जारी किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि यूपीसी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया है दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्पेस सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्पेस सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में। तो क्या बनाना है? स्पेस सिटी स्थापित करना है। ठीक है। पांचवें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन यानी कि जो राजभाषा सम्मेलन है 5वां, तो 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। क्या? तो 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान के जनादेश को किस वर्ष के लिए बढ़ाया है जिसके बाद इसकी वापसी शुरू हो जाएगी? क्या कहा है इसमें? तो यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान के जनादेश को किस वर्ष के लिए बढ़ाया है जो इसके बाद उसकी वापसी शुरू हो जाएगी? तो है 2026 के लिए। ऑप्शन डी क्या है? 2026 के लिए बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल PLM प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है?
तो प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल का उपयोग जो है वो दवा की खोज और वैक्सीन विकसित करने में किया जाता है। किसका? प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल का विकास किया जाता है। ठीक है, अगला है पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग में चमकना किस घटना के कारण होता है? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा लाल रंग का दिखता है, यह किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो इस घटना को जो हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले स्कैटरिंग बोलते हैं। रिले स्कैटरिंग के माध्यम के कारण क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का दिखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है, ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण का अध्ययन करना है। क्या है? ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 39। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने नौसेना फ्लेयर को विकसित किया है? डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला ने नौसेना के फ्लेयर को विकसित किया है? तो इसका सही है आंसर ऑप्शन बी, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने विकसित किया है। किसने? उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने विकसित किया है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, इसमें सबसे अधिक है। 41 कहता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रही है? कौन सी? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो हमारा सही आंसर है लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? तो लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हो रहा है। कौन सा? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि NIRF 2025 रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान दोनों का दर्जा दिया गया है? NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय, ठीक है, और कौन सा रिसर्च सेंटर जिसको सर्वश्रेष्ठ का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। किसे मिला है? यानी कि IIAC यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टॉप रैंकिंग मिला है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने अपने शताब्दी वर्ष 2025 के अवसर पर किस स्थान पर स्थापना कि 2025 में जो इसका शताब्दी वर्ष था तो किस संस्थान की स्थापना की घोषणा किया है? तो किया है सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र की घोषणा किया है। ठीक है, तो किस संस्थान की स्थापना घोषणा किया है? तो किया है सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है UPSC ने। क्वेश्चन नंबर 44 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, अपेडा द्वारा शुरू किया गया भारतीय पहल जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि खाद्य निर्यात से संबंधित है, क्योंकि अपेडा है ही कृषि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है? भारत और जापान द्वारा जो संयुक्त चंद्र मिशन है उसका नाम क्या है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा? तो कौन सा है? तो चंद्रयान 5 यानी कि लूपेक्स, चंद्रयान 5 लूपेक्स भारत और जापान के
संयुक्त मिशन है, ठीक है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल और वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी अपेडा से है, भारतीय सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी कि कहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपेडा द्वारा लॉन्च की गई भारतीय, क्या कहेगा, भारतीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ, उद्देश्य पूछा है। वहाँ किसके लिए अपेडा लॉन्च किया जाता है वो पूछा था आपसे, यहाँ पे अपेडा का उद्देश्य पूछा है। तो इसका अपेडा का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि खाद्य स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अपेडा का संबंध किससे था, कृषि खाद्य से संबंधित था, और इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में घोषित एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे विकास और सामाजिक विकास को वित्त पोषित करना। तो एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो बुनियादी ढांचे विकास और सामाजिक विकास को वित्त पोषित करना। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा गया है भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14, यानी कि मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया। तो पहले तो मैत्री जो युद्ध अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच है, यह 14वां संस्करण है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है उग्रमोई मेघालय में किया गया है। उग्रमोई मेघालय में, मेघालय कहाँ है, तो भारत की एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा अफगान नागरिकों के लिए घोषित 1000 ई छात्रवृत्ति किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। तो किस पोर्टल के माध्यम से कराएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ई विद्या भारती, ठीक है। ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल के माध्यम से 1000 छात्रवृत्ति के माध्यम से क्या करेगा, अफगान नागरिकों को लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने इंट्राडे डेरिवेटिव नियमों को कड़ा करने का निर्णय क्यों लिया है। यानी कि सेबी ने जो इंट्राडे डेरिवेटिव नियम है उसको और सख्त करने का निर्णय क्यों लिया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और हेरफेर को रोकने के लिए किया है, ठीक है। शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और हेरफेर को रोकने के लिए सेबी ने क्या किया है, अपने नियमों को और कड़ा किया है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया, कौन सा गुड़िया है, तो दारुमा गुड़िया किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है। दारुमा गुड़िया किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है, तो बोधि धर्म पर आधारित है। ऑप्शन बी है, बोधि धर्म पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा है भारतीय सेना ने आगामी पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहां आयोजित किया है। आगामी युद्ध पीढ़ी के लिए जो परीक्षण करने के लिए जो युद्ध कौशल 3.0 है वो कहां परीक्षण किया है, तो क्या है कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है, कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण किया है। कहाँ पर, तो कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है, युद्ध कौशल 3.0 बोले या 3.0।
क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? भारत में पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो इसका सही आंसर है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। कौन सा है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, यानी कि AHRR, जहाँ पर रोबोट के माध्यम से मोतियाबिंद की सर्जरी की जा रही है और यह पहला संस्थान है। पहला है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ था? क्या पूछा है? पहला एक क्वेश्चन हमारा चुका है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि GPI 2025 में भारत की रैंक क्या थी? GPI में भारत की रैंकिंग क्या है? तो है 115वां है। कितना है? तो 115वां है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत और जापान के बीच भारत जापान संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का क्या नाम है? भारत और जापान के बीच भारत जापान संयुक्त दृष्टि दस्तावेज, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत जापान संयुक्त दृष्टि 8 दिशाएं। क्या है? भारत जापान संयुक्त दृष्टि 8 दिशाएं इसका नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि 25वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो SCO का 25वां सम्मेलन जो है तियानजिन चीन में हुआ था आयोजित। कहाँ हुआ था? तियानजिन चीन में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है गेहूं के स्टॉक की सीमा को 27 मई 2025 से 31 मार्च 2026 तक किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? गेहूं के स्टॉक की सीमा को 27 मई 2025 से 31 मार्च 2025 तक किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? तो इसके लिए अधिनियम जो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लागू किया गया है। कौन सा अधिनियम? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 59 है आदिवाणी यानी आदिवाणी भारत का पहला AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा है? AI है। तो आदिवाणी भारत का पहला AI संचालित है, आदिवासी भाषा का अनुवाद करता है। ठीक है, तो पूछा है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसे? तो इसे लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है आदिवाणी को। क्वेश्चन नंबर 60 पोषण सप्ताह की स्थापना किस संगठन ने की थी? पोषण सप्ताह की स्थापना किस संगठन ने की थी? तो एक किया था अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ने किया था, यानी कि अड्डा ने किया था। और पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 रन संवाद 2025 का उद्देश्य क्या है? रन संवाद 2025 का
उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, सेवा अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल बढ़ाना। ठीक है, सेवा अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि दिल्ली में पहला राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक हो गया, इसके बाद जो दूसरा है वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है। तो दूसरा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला गुवाहाटी में स्थापित किया गया, पहला दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 63, आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क की स्थापना की जा रही है? तो एक किया जा रहा है कृष्णापट्टनम में। कहाँ? तो कृष्णापट्टनम में किया जाएगा ग्रीन टेक पार्क की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 64, किस अभियान के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा है? तो क्या किस उद्योग के तहत? तो कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा है। तो उस अभियान का नाम है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल क्यों लॉन्च किया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल क्यों लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है? यह तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को भरण पोषण यानी कि भरण पोषण प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तलाकशुदा महिला और अनाथ बच्चों के अनाथों के भरण पोषण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है उम्मीद पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क यानी कि NBN, भारत के पहले बायो फाउंड्री नेटवर्क को किस नीति के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बायो 3 नीति के तहत। बायो 3 नीति के तहत लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के पहले सेमीकंडक्टर OSAT यानी कि OSAT, भारत के पहले OSAT पायलट लाइन सुविधा किस जो OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? तो एक किया गया है सामंत गुजरात के तहत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो सामंत गुजरात के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स के तहत वो वहां पे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। क्या? तो 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने हिस्सेदारी विनिवेश के लिए जो गोल्डमैन सैक्स बैंक है उसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।
क्वेश्चन नंबर 69, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या है? भारतीय गुणवत्ता परिषद में सुधार का हस्ताक्षर किया, इसके साथ किया है। ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिक के लिए सेवाओं में सुधार हेतु भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और भूटान के द्वारा एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो किया गया है थिम्बू में किया गया। कहाँ किया गया है? ये थिम्बू में हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन क्या है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन अपनी सेवाओं के पोर्टफोलियो को और विस्तारित करने के लिए किस तकनीक को अपनाने की योजना बना रहा है? तो ई गवर्नेंस जो है अपने पोर्टफोलियो को विस्तारित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग कर रहा है उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा, किसके साथ बना रहा तकनीक का उपयोग? तो AI के साथ अपना तकनीक बनाने का विस्तार कर रहा है। ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो को विस्तार करने के लिए AI के साथ योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजी लॉकर पर उपलब्ध ई सरकारी सेवाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ देश का नेतृत्व कर रही है? तो कौन सा राज्य है जो डिजी लॉकर पर उपलब्ध ई सरकारी सेवाओं को सबसे अधिक संख्या में देश का नेतृत्व कर रहा है? तो है महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें है FIDE यानी कि FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जा रहा है? यानी कि FIDE का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जा रहा है? तो एक किया जा रहा है गोवा में आयोजन किया जा रहा है इसका। कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास किस नाम से शुरू किया है? भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास किस नाम से शुरू किया है? जिसका नाम है अभ्यास समन्वय शक्ति 2025। तो कहाँ किया है? तो असम और मणिपुर में अभ्यास समन्वय 2025। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो हमने टॉप 75 MCQ ही देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सितंबर माह का यह आखिरी प्रश्न है। तो इसमें है कहा गया है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि PM विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन यानी कि PM विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर हमारा, वो है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। तो PM विकास योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप 75 MCQ जो सितंबर माह का था। तो सेशन कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।